Assalamu alaikum viewers. This is Faisal Siddiq Bhatt from class 11. At the moment I am the student of Alpha classes Handwara. Let me start my presentation by giving you some information about which you people are already aware. Whenever we drop any object from some height, that object goes downwards towards the earth. ये हर किसी ऑब्जेक्ट के साथ होता है कि जब किसी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो वो नीचे जमीन की तरफ जाएगा. एंशिएंट पीपल, जो पुराने जमाने के लोग थे, दे बिलीव दैट इट इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिएशन कि हर ड्रॉप किया हुआ ऑब्जेक्ट नीचे जमीन की तरफ जाएगा. लेकिन हमें पता है ये जमीन हमारी जो है, दिस अर्थ इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. एंड फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम ये कह सकते हैं कि हर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट कंटिन्यू रखता है ड्यू टू इनर्शिया, whether that state is of rest or the state is in uniform motion in straight line. और हमें यह भी पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है, that doesn't revolve in a straight line, फिर that revolves in a curved path, in a circular path. For example, हमारे पास ये सन है और ये हमारे पास अर्थ है. ये अर्थ जब इस सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी, ये इस स्ट्रेट लाइन में रिवॉल्व नहीं कर सकती, बट इट विल रिवॉल्व इन अ कर्व्ड, इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस. और हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उस बॉडी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करती है. और उस वेलोसिटी को चेंज होने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये कह सकते हैं कि उसके लिए कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. तो वो फोर्स है क्या जो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली चेंज कराता है. आई थिंक फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स आई डिस्कस्ड हियर, यू पीपल माइट हैव गॉट द क्लू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यस पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम डिस्कस करेंगे, उसकी इक्वेशन देखेंगे, उसके डायमेंशनल फार्मूलाज, उसके एसआई यूनिट्स देखेंगे और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ सिग्निफिकेंसेस भी देखेंगे. पहले अगर हम बात करें ग्रेविटी की, ग्रेविटी क्या होता है. ग्रेविटी सिंपली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी विच इज लाइंग नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये हमारा ग्रेविटी हो गया. अब देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन हम किसे कहते हैं. ग्रेविटेशन भी एक फोर्स है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स. पहले ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन इन 1665. जब न्यूटन साहब ने एक ट्री से एक एप्पल फॉल होते हुए देखा, तो उस टाइम उन्होंने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया इन 1665. जो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट अमंग द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग द बर्थ ऑफ स्टार्स एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूनिवर्स. ये हमारे पास ग्रेविटेशन हो गया. ग्रेविटेशन क्या है, इट्स सिंपली, ये हमारे पास ग्रेविटेशन इट्स सिंपली एक फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशन सिंपली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स. और इसके बाद अब हमें जो डिस्कस करना है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ. इसके स्टेटमेंट की तरफ अगर हम जाए तो ये कहता है कि जो दो बॉडीज एक दूसरे पे इन द यूनिवर्स में जो दो बॉडीज है विच आर एक्सर्टिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन अनदर, तो वो फोर्स उन दो बॉडीज के मासेस के डायरेक्ट रिलेशनशिप में है. सिंपली इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि
the two bodies in the universe are exerting the gravitational force on one another, that force which is directly proportional to the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of distance between them. इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारे पास कोई एक बॉडी है और ये हमारे पास कोई दूसरी बॉडी है. सपोज इस बॉडी का मास हम लेते हैं m1 एंड इस बॉडी का मास हम लेते हैं m2. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दो बॉडीज एक दूसरे पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द टू बॉडीज, दैट इज m1 and m2. Also it states that the force exerted by these two bodies on one another that's inversely proportional to the square of distance between them. ये जो इन दोनों के बीच में distance है, let that distance be r. तो इसके स्टेटमेंट की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये कहता है कि ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द टू बॉडीज एंड द फोर्स इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. जब हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. बाय ऑब्जर्विंग दिस रिलेशनशिप हम ये कह सकते हैं कि बॉडीज विद हायर मासेस विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स. जिन दो बॉडीज का मास ज्यादा होगा उन दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा. बट जो हम यहां पे ये इनवर्स रिलेशन है विद द डिस्टेंस ऑफ द मासेस, दैट मींस कि फोर्स डिक्रीज होगा व्हेनेवर द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज विल इंक्रीज. क्लियर है? Further, to eliminate this proportionality sign, we will introduce a constant g. It will be like g times m1 m2 by r square. This g it's known as universal gravitational constant. इसका वैल्यू हमारे पास ऑलमोस्ट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है. इसके यूनिट्स बाद में देखेंगे. तो ये हमारे पास इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया एंड ये हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई दैट्स द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई थी दैट वाज F इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 बाय r स्क्वायर. यहां से हम इस g जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है इसका वैल्यू देखेंगे तो g हमारे पास आएगा F टाइम्स r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 एंड m2. अगर हम इस g के यूनिट्स की तरफ जाएंगे, इसके SI यूनिट्स क्या है g, तो ये हमारे पास फोर्स, इसका SI यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है. r इज सिंपली द डिस्टेंस, इट्स सिंपली द लेंथ जिसका हमारे पास SI यूनिट होता है दैट इज मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय m1 m2 दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस दैट मींस इट विल बी kg स्क्वायर. और जो हमारे पास वैल्यू इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का आएगा दैट विल बी सॉरी इसके यूनिट्स जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. These are the SI units of this universal gravitational constant. This is the SI unit of this universal gravitational constant. इसी इक्वेशन से हम इसके डायमेंशनल फार्मूलाज भी डिराइव करेंगे. देखेंगे कि इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो डायमेंशनल फार्मूलाज है वो क्या है. जी सिंपली ऐसे ही रहेगा. फोर्स के हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है दैट्स m1 l1 t-2 m1 L1 t-2. This is the dimensional formula of force. और R सिंपली लेंथ है तो L स्क्वायर आएगा L2 होल डिवाइड बाय m1 एंड m2. दिस इज kg जो हमारे पास एक मास होता है तो इसका जो यूनिट हमारे पास आएगा दैट इज सिंपली m2. यहां हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं दैट्स m1 एंड m1. ये m1 और ये m1 एलिमिनेट हो जाएगा. इसका डायमेंशनल फार्मूला जो हमारे पास आएगा इट विल बी m-1 L3 and t-2 and this is the dimensional formula of this universal gravitational constant. ठीक है. Now the point to be kept in mind here is that
ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होता है, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट कैन नॉट बी रिपल्सिव। ये कभी भी रिपल्सिव में नहीं, इसका कभी भी रिपल्सिव नेचर नहीं हो सकता, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, एंड इट्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है कि मीडियम कोई भी हो तो उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, नो, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। एक और बात कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होता है, इट शोज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर हैवी बॉडीज। यस, इट शोज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर हैवी बॉडीज। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो क्या होगा कि दो बॉडीज यूनिवर्स में एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दैट फोर्स विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारे जहन में, हमारे माइंड्स में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई द टू बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डजंट एक्सर्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन अनदर। अभी हमने एक रिलेशन ऑब्जर्व की थी, दैट वाज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, राइट। और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो हमारे पास वैल्यू था, दैट वाज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये वैल्यू बहुत ही कम वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत ही कम वैल्यू है। एंड ये रिलेशनशिप ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जिन दो बॉडीज का मास ज्यादा होगा, वही दो बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगी। सो दैट मीन्स चूंकि वैल्यू यहां पे बहुत कम है, एंड टू बॉडीज ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उनका मास भी बहुत कम है। दिस इज द रीजन व्हाई द टू बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डजंट exert gravitational force on one another, and this prevents the attraction between the two bodies of the universe. Well people, this brings me to the end of my presentation. I hope I would have stated my point and you guys would have understood and find this lecture very useful. Thank you.